राजी सेठ जी हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार थीं। हिंदी कहानी जगत में एवं महिला कथा लेखन में अपना न केवल विशेष स्थान रखती थीं, बल्कि अपने स्वतंत्र चिंतन के कारण स्वतंत्र पहचान भी बनाए हुए थीं। वे हिंदी साहित्य की एक बेहद संवेदनशील और सच्ची लेखिका थीं। उनकी कहानियाँ हमारे आसपास के जीवन, रिश्तों और खासकर स्त्री मन की भावनाओं को इतने सरल और सहज ढंग से प्रस्तुत करती थीं कि पाठक उनसे तुरंत जुड़ जाता था। अभी एक हफ्ते पहले वे हमारे बीच नहीं रहीं। हम सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित है। प्रस्तुत है उनकी कहानी परतें, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उसका नाम रामरिक मिश्रा है। इस नाम को असल में इंद्रजीत होना था। वो दोहरा दोहरा कर कहता रहता है। क्यों होना था? अमोल राय ने पूछा था। घनी मूछों के बीच तनिक खुलती सी हंसी को ढांप कर वो जूते की नोक से फर्श घिसने लगा था। अब आप पढ़े लिखे होकर भी इसे नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है? मतलब ये कि इंद्रजीत का अर्थ क्या होता है। क्या अर्थ सोचकर ही नाम रखे जाते हैं? क्यों नहीं रखे जाते? अरे देख नहीं रहे हैं आप अभी तक शादी नहीं की? इस बार अमोल राय ने उस पर लदे वर्षों को टटोलने की कोशिश की, पर खाकी ओवरकोट और कानों के गिर्द कसकर बंधे मफलर ने कोई मापक सुराग हाथ न लगने दिया। पूछ बैठा, अभी तक माने? अरे 40 का होने को आया हूं। गांवों में तो पैदा होते ही गोद में दुल्हन बिठा दी जाती है। तो जीतने का अर्थ हुआ यौन दमन, पर शादी ना होने का अर्थ यौन दमन ही हो, ये किस किताब में लिखा है? अमोल राय ने सोचा। रामरिक ने उसे आगे सोचने नहीं दिया। बोला, सुनिए साहब, कोई दूसरा नहीं होगा जो खेती बाड़ी घर दुआर के रहते यहाँ वहाँ भटकता फिरे, पर हम ठहरे मर्जी के मालिक। माँ बाप कुछ भी कहें, छोटी बहनें कितना भी रोएं धोएं, हमें तो अपने मन की करनी है। अमोल राय ने कुर्सी से उठने का उपक्रम किया। उन्हें अब 10वीं बार वही पुराण सुनने की इच्छा नहीं थी। रामरिक ने बात खींचने की कोशिश की, पर कोई तरकीब काम ना आई। अमोल खड़े होकर ऐसे इंतजार करने लगे कि बिना बोले ही बाहर हो जाने की बात समझ में आ जाए। रुचि यहाँ नहीं है। जमकर टीवी देखने का इरादा कब से अमोल राय के मन में खदबदा रहा है। अमोल राय जब भी रामरिक को देखते हैं, सोचे बिना नहीं रह सकते कि इसे चौकीदारी की मजबूरी क्या है। अमोल नाथ राय कॉलोनी की प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। चौकीदार की पात्रता और गुणवत्ता का चुनाव और हिसाब उनके जिम्मे है। अमोल राय का असिस्टेंट जब रामरिक को लेकर आया था तो लगा था कि वो खासा निडर और मुंहजोर है। आगे पीछे की पूछताछ की तो भड़क गया। क्या किसी के मुंह पर लिखा होता है कि कौन क्या है? होने को तो कोई भी गुनहगार हो सकता है, आप भी। अमोल ने इस छींटे को उसके दबंगपन के हिसाब में जोड़ा। अच्छा है, निडर है। उसके बारे में सोच ही रहा था कि उधर से सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई। हरदोई से 5 कोस आगे का गांव है, खेती बाड़ी है, 10वां पास है, 2 छोटी बहनें हैं, भाई कोई नहीं। चाचा ताऊ के घर लड़कों की बारात है, वही खेती करते हैं। करने तो उसे तो रात के सुनसान अंधेरे में जंगली शेर की तरह निडर होकर घूमना और सीटी बजाना पसंद है। पता है, छुटपन से ही मैं जेब में सीटी लिए घूमता था, सोते में भी। और सोचिए, अमोल राय ने उसे अदबीज ही खारिज कर दिया था। कब से दत्तचित्त वो उसका आत्म पुराण सुन रहे थे। झटके से नौकरी पक्की कर दी। लगा था पेट भरा आवारा है, घुमंतू, ठीक रहेगा। तब से रामरिक अमोल राय का गुलाम है, उनकी सेवा में मुस्तैद। इस पक्षपात के लिए मोहल्ले में बदनाम, पर बेपरवाह। वो अमोल राय के घर में अपनी आमद रफ्त बरकरार रखता है। मोहल्ले में मासिक वेतन की वसूली के समय एक एक घर का हिसाब अलग अलग समय पर आकर देता है और बातों की शतरंजी बिछाता है। घंटी इस अधिकार से टीपता है जैसे ये उसका पुश्तैनी घर हो। अमोल राय मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं। चौकीदार अपना होकर रहेगा तो घर सुरक्षित रहेगा। यमुना पार के इलाके में किसी ड्राइवर के घर डेरा डाले रहता रामरिक अब इधर आ गया है, अमोल राय की कॉलोनी में। सामने के खाली प्लॉट पर डेरा डाल दिया है। पक्की ईंटों की बनी कोठरी और तनिक आड़ में खड़ा एक ऊंचा नल। सामने खूब खुला मैदान। मालिक के अचानक मर जाने से फिलहाल ये प्लॉट लावारिस पड़ा है। रामरिक की रिहायश अब ऐन आंखों के सामने है। अमोल राय इस स्थिति से खुश हैं। टीवी के राष्ट्रीय चैनल पर शास्त्रीय नृत्य चल रहा था।
लय, पग, ध्वनि, गान और वाद्यों के बीच सुसंगत रिश्ता झमझमाता हुआ, जैसे किसी दूसरे लोक में तान के घुंघरू खुल गए हों। कुर्सी पर बैठे अमोल राय के पैर अपने आप चलने लगे और अंगुलियों की पोरों से लयबद्ध चुटकियां परिचालित होने लगीं। रुचि होती तो ये दृश्य देखकर पेट पकड़कर हंसती। अमोल और शास्त्रीय नृत्य, वो सदा एम चैनल पर झपटता है। सोने से पहले उस उद्याम उत्सव में शरीक होना चाहता है। रुचि से सदा नोकझोंक चलती रहती है। कमर और कूल्हों, छातियों और होठों की कक्षा में उन्मत्त अजगर की तरह फड़कते लहराते उत्तेजक आवेश का ऐसा प्रदर्शन वो देखना नहीं चाहती। ये कामुकता उसे फुअड़ लगती है, आयतित। वो लय को साधने की सिद्धावस्था को अपने भीतर पैठ लेने देना चाहती है, इसलिए लड़ाई चलती रहती है। सोने से पहले दूरदर्शन पर वो कुछ और देखना चाहती है, अमोल राय कुछ और। इस नोक झोंक में ये भी भान नहीं रहता कि नोक झोंक ही प्रमुख हुई जा रही है। समय निकल जाता है प्रोग्राम का। रुचि कुढ़कर किताब थाम लेती है। अमोल बैठा बैठा चैनल बदलता रहता है। अगले दिन फिर वही पसंद और नापसंद की लकीरों को गाढ़ा करती हुई घिस से पिस। जबकि सच ये भी है कि रुचियों की ये बाँट दोनों के लिए पूरा सच नहीं है। आज ये आश्चर्य कि कमरे में अकेले बैठे अमोल ने एम चैनल खोला ही नहीं। भरतनाट्यम की रुंझुनी उसके आसपास झमझमाती रही। क्यों नहीं खोला? क्योंकि बाधा नहीं थी कोई। तो क्या बाधा से ही लड़ने का आनंद था सारा? रुचि से लोहा लेने का? एक आमोदनी हंसी उसके अंदर बिखर गई। रुचि आएगी तो बताने में आनंद आएगा, इस तरह अकेले में कुर्सी पर बैठे बैठे हारने का। बाहर रामडिक के डंडे की ठक ठक तेज हुई। दरवाजों की बजती सांकलें, गेट बंद होने की धू धड़ाम, दूरी से तैरते आते कुछ स्वर, रुक रुक कर डंडे की बजती ठक ठक को काटती लंबी और छोटी सीटी। अमोल राय ने मुंह धोया, बत्ती गुल की और दूसरी बार वो तिन्नी की आहट लेने गए। तिन्नी अपने बिस्तर में पेट से घुटने जोड़कर दुबकी लेटी थी। जब से रुचि गई है, तिन्नी ने एक बार भी नहीं कहा कि उसे डर लगता है। डरने की बात को लेकर वो खासी शोर मचाती जानी जाती है। जब तब वो एक अबूझे खौफ से भर जाती है और ये सब होता है किसी किसी दिन अचानक। उस समय तो तिन्नी से नमक तक मंगवाना संभव नहीं होता। कब, कहाँ, क्यों वो हवा जाग खड़ा होगा और तिन्नी को धर दबोचेगा, रुचि नहीं जान पाती। कई बार रुचि ने उस अंधकूप तक जाने की कोशिश की है, पर पहली ईंट पर पैर रखते ही तिन्नी उसकी पकड़ से बाहर भागने लगती है। जड़ हो जाती है जैसे ईंट, आंख बचाती हुई, काम के क्रम को अपनी बेध्यानी से बिगाड़ती हुई। तिन्नी, अमोल राय ने पुकारा। एक दुबली सी हूँ। फिर अपनी गुड़ी मुड़ी शरीर पर चादर तानते हुए तिन्नी ने धीमे से कहा, आपको गर्म पानी चाहिए होगा, थर्मस में भर कर रख दिया है। खूब संयत सी आवाज़। अमोल राय को फिर लगा रुचि के जाने के बाद से तिन्नी खूब सिमटी सिमटी सयानी जैसे लगने लगी है। दूध के पैसे बाहर टेबल पर रखे हैं। फिर दुबली सी हूँ और कमरे की सिटकनी को अंदर से चढ़ाए जाने की तेज आवाज़। सुबह अमोल राय दफ्तर गए तो फिर से ताकीद करते गए कि दरवाज़ा बंद रखना है। कोई आए तो आई होल से देख जरूर लो, पर खोलना नहीं है। कोई घंटी बजाए तो? तिन्नी की हिरनी सी चकित आंखें बड़ी हो गई थीं। बजाने दो, बजा बजा कर अपने आप चला जाएगा। उसे लगेगा कि घर में कोई नहीं है। ये तो और भी अनसेफ है। इधर लगातार की चोरियों हत्याओं के चलते तिन्नी अनेक ऐसे शब्द जानने और प्रयोग में लाने लगी है। अमोल राय ने गौर किया। वो तो है, फिर भी ना खोलना ही ठीक है। अपना मिश्रा भी अब तो सामने वाले प्लॉट में शिफ्ट कर गया है, आहट रहा करेगी। तिन्नी ने स्वीकार लिया सब कुछ। गाड़ी के निकलते ही गेट बंद किया और दरवाजे के पीछे गायब हो गई। आज कैलाश कॉलोनी में तीसरी हत्या हुई है। वही एक सिलसिला, निर्जन दोपहर, गैस का या सेल की किसी वस्तु का या चंदा चाहने का कोई बहाना, घंटी टीपना, दरवाज़ा खुलवाना और धर दबाना। 7 नंबर की कोठी में मिसेस जेतली ने दरवाजे के बीच अपना घुटना अड़ाया था। घुटने पर तराशी धार का तीखा वार, धकेलना, अंदर दाखिल होना, पलंग से बांधना, धमकाना, चाबी मांगना और आभूषण और नकदी लेकर गायब हो जाना। जाते जाते बाधा देते 12 साल के लड़के को मौत के घाट उतार जाना। फिर वही योजनाबद्ध वार। अगले दिन फिर वही। एक गिरोह जैसे चैन से रहते बाशिंदों पर टूट पड़ा है।
मनचाही चीज़ों को पाने का शायद वो सीधा रास्ता है, कुल्हाड़े की धार पर हिंसा और मालामाल। अमोल सोचता है, अच्छा है तिन्नी अखबार नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ सकती, दहशत से बची रहती है। रुचि के अनुपस्थित में इन 6 हफ्तों को तो काटना ही है। पत्रों के उत्तर में वो ऐसा कुछ भी नहीं लिखता कि रुचि की चिंता बढ़े। पुलिस और चौकन्नी हो गई है। कल थाने के इंचार्ज टंडन ने उस क्षेत्र की गश्तियों की खासी धुनाई की थी। क्या सोते रहते हो तुम लोग? रात तो रात, यहाँ दिन दहाड़े ये सब चल रहा है। गश्त को ज़्यादा ओझल और ज़्यादा सावधान करो। 11 बजे के बाद कबाड़ियों की एंट्री मोहल्ले में बंद। घर के नौकरों चाकरों के पते ठिकाने और फोटो 3 दिन के अंदर थाने के रिकॉर्ड में मौजूद होने चाहिए। 90% तो घर के भेदी यही लोग हैं, यही। दिलावर, तुम कॉलोनी के साउथ विंग को कल दिन में पूरा कवर करो, पूरा, कोई ढील नहीं। और सुनो, नाम धाम हिस्ट्री फोटो सब कुछ चाहिए, सब कुछ, पूरा हुलिया। दिलावर ने पिछला घर निपटा कर जब अमोल राय के घर की घंटी टीपी तो दोपहर के 11:30 बजे थे। उत्तर नहीं मिला। फिर टीपी, फिर टीपी। इस निरुत्तरता से पुलिसिया पोरों में हिंसा उतर आई। बजर पर हाथ रखा तो फिर हटाया ही नहीं। दरवाज़ा नहीं खुला तो ऊपर झांका। एक सिर बालकनी से झांक कर पीछे हट गया था। वैसे भी रेडियो या टीवी चल रहा था और नाली से झटाझट पानी गिर रहा था। कोई है तो सही, पर दरवाज़ा नहीं खोल रहा। वर्दी पोश रौबदाब और ये अब हिलना। गेट की ढलान से उतरकर दिलावर गली में इधर उधर टहलने लगा। चेकिंग के लिए अगले घर चला जाए, ये उपक्रम उसने नहीं किया। उससे नहीं हुआ। सामने के प्लॉट पर रामडिक मिश्रा अंगोछा पहने नहा रहा था। दरवाज़ा खुला था सपाट। कोने में खड़ी एक अकेली टोटी के नीचे बैठा वो मल मल कर सिर पर झाग उछाल रहा था। दिलावर खड़ा रहा, दोनों हाथ फैलाकर चौखट पकड़े। रामडिक का खिलवाड़ शिथिल नहीं हुआ तो उसने बूट बजाए और रूलर से चौखट ठकठका डाली। अरे अब बस भी करो पंडित जी, कब कब के पाप धुल रहे हैं। पंडित जी को अब होश आया, नहीं तो अभी भी निर्विघ्न नहाते रहते। पानी अभी घंटा भर तो टिकेगा ही, नहाए ना तो करें भी क्या। नहाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, फिर रात की नौकरी के लिए ताज़ा दम होंगे। दिलावर ने पंडित जी को बदन पोंछने दिया, तहमद कुर्ता पहनने दिया, फिर पूछा, क्या सामने वाले घर में कोई नहीं है? दरवाज़ा नहीं खुल रहा। मैंने अभी किसी को झांकते हुए देखा है। गाना बज रहा है, पानी भी चल रहा है। करना क्या है आपको? पंडित जी एकाएक कठोर हुआ है। तुम कहने जा रहे थे, पर आपको के चुनाव पर लौटना ठीक लगा। हर एक घर के नौकर चाकरों के रिकॉर्ड रखने का ऑर्डर हुए हैं। कल इस एरिया में चौथा मर्डर हुआ है। कल रात तो पीछे वाले घर में भी चोरी हुई। आपका इलाका है पंडित जी, चाहूँ तो सबसे पहले आपको अंदर करूँ। क्या सो रहे थे ऊँट की मानिंद? कहाँ थे कल? पंडित जी बगले झाँकने लगे। यहीं थे, जाएंगे कहाँ? यही इलाका तो अपनी गश्त का भी है। तो फिर क्या हो सकता है? पिछवाड़ा देख रहे हो और कोई आगे से घुस आया हो, कोई जानकार रहा होगा। वो साफ बचा गए कि कोने पर बनते मकान में पड़ी मजदूरों की गुदड़ी पर 2 घंटे ठोका लगाए आए हैं। सिर फटा जा रहा था जुकाम के चलते। जानकारी तो होते हैं, इसीलिए घर घर का रिकॉर्ड रखने का हुक्म हुआ है। पंडित जी सोच में पड़ गए। क्या ये उन्हें कहा जा रहा है? उन पर भी शक किया जा रहा है? सवाल की नोक को दूसरी तरफ घुमाते हुए संजीदगी से बोले, हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? सामने वाला घर? हाँ वहाँ है ना तिन्नी, आपको उसी का तो हुलिया बयान लिखना है। यही तो पूछ रहा हूँ माँ के, कोई अंदर है पर दरवाज़ा नहीं खोल रहा। ऐसी हुक्मदूली, पुलिस के डंडे तक का डर नहीं है। पंडित जी ने तेल चुपड़ा, पट्टियाँ काढ़ी, कुर्ते की दोनों बाहों को एक साथ कंधों तक खींचते बोले, हाँ है, पर वो तुम्हें नहीं, आपको दरवाज़ा क्यों खोलेगी? अकेली लड़की, उसे पता भी क्या कि आप हैं। अभी खुलवा देता हूँ। फिर कुर्ते के अंदर 2 इंच सीना फुलाते बोले, जानते नहीं मैं इस कॉलोनी का निगहबान हूँ। सबको ये ओहदा आसानी से थोड़े ही मिलता है। दिलावर के मन में आया कि खींचकर एक डंडा पीठ पर रसीद करे, पर डंडे की नोक को उसके कंधे से छुलाते हुए नरमी से बोला, चलो ना फिर इंक्वायरी पूरी हो। यही पीछे के 3 घर रह गए हैं। इंस्पेक्टर साला घुड़केगा, खुद तो हर दोपहर बीबी के बगल में घुसते चला जाता है मुर्दीद। पंडित जी अपने को मुकुट पहनाने में लगे थे। चलो तुम्हारा नहीं, आपका भी काम कराई देते हैं। और उसने 10 गज की सड़क पार कर सामने के घर की घंटी टीपी और पुकारा, तिन्नी ओ तिनिया,
दरवाजा खोल बिटिया। निचाट निरुत्तरता। पंडित जी ने घंटी और अपनी वाक्यावली जारी रखी। कौन? अंततः बालकनी से एक सिर झांका। हाँ, मैं तिन्नी रामरिक, चौकीदार। दरवाजा खोल तिन्निया, तेरे से जरूरी काम है। लगा तिन्नी रोज के परिचित चेहरे को देख आश्वस्त सी हुई। दरवाजे की फाँक खुली। पल्ले और चौखट के बीच तनी जंजीर की फाँक में 2 हिरनी सी आँखें। खोल दे बिटिया, थानेदार साहब को जवाब जो देना है। मोहल्ले में चोरियां हुई रहीं, सो अता पता जमा करना है। आजा, मैं हूं ना यहाँ। जंजीर उतर गई, पर तिन्नी वैसी ही घर के अंदरूनी हिस्से में जमी खड़ी रही। दिलावर उसे घूर घूर कर देखता सा। तिन्नी ने छाती पर चुन्नी ठीक की। दिलावर हिला। कहाँ की रहने वाली हो? फैजाबाद की। कब से हो यहाँ? 2.5 साल से। कौन कौन है पीछे घर में? हम 6 बहनें। भाई? कोई नहीं। बाप? मजूरी करता है। तुम्हें कैसे भेज दिया? भाग आई। उसने आंखें जमीन पर गाड़ लीं। किसके साथ? वो चुप रही। दिलावर ने घुड़का। चल, पता लिखा अपना, बाप का, घर का, गांव का, सब कुछ। चल बोल। दिलावर हाथ का बैग बगल में दबाकर नोटबुक के नए वर्के पर उसका बोला हुआ लिखने लगा। एक फ़ोटो भी चाहिए तेरी। फ़ोटो? तिन्नी झिझकी, फिर उलझी, जैसे समझ ही ना पाई हो कि खुश होना चाहिए या नहीं। फिर बोली, फ़ोटो नहीं है मेरी। खिंचा कर रखना, कल परसों ले लेंगे। कैसे? देख लूँगा, बन जाएगी। मैं साहब को बोल दूँगा, ज़रूरी है। रामरिक बोला। फटाक खट से दरवाज़ा बंद हो गया। दिलावर भौचक्का सा कुछ पल वहीं गड़ा रहा। तब से दिलावर के जीव को चैन नहीं। ऐसी चकाचक गोल गदराई जैसी तिन्नी, पैर पगलाए ललसाए से हरदम एक ही दिशा में दौड़ते हैं। जी में आता है इस काठ के दरवाजे को हथौड़े से कूद डाले, गेट पर पैर रखकर बालकनी में कूद जाए, सौदा सुलभ के लिए निकलती तिन्नी की गठरी बनाकर गायब कर दे। उसे पता ही क्या है दिलावर की ताकत के बारे में। मिल भर जाए तो भुस बनाकर फेंक दे। सोचते सोचते पता नहीं कौन सा हिस्सा उत्तेजित होने लगता है दिलावर का। दिलावर फिर घर जाकर अपनी बीवी को भकोसता है। बीवी ऊँ ऊँ करती छटपटाती है। जब से तीसरी कन्या हुई है उसकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द बैठ गया है। दिलावर को इस दर्द की परवाह नहीं। उसे तो बस कॉलोनी में कबाड़ियों की आमद पर कड़ी निगाह रखने की आड़ में दिलावर ने अपने दिन की गश्त तेज़ कर दी है। 2-4 चक्कर लगाने के बाद वो रामरिक की खटिया पर बैठा बीड़ी फूंकता रहता है और सामने के दरवाजे पर ताक लगाए रहता है। तिन्नी दिखी तो दिन में ही दिखेगी। कल पौधों को पानी देती हुई अचानक दिख पड़ी थी। बंद गेट की झिर्रियों के पीछे उसका हिरना फिरना देख तो दिलावर थरथरा गया। लपक कर आने को उठा कि तिन्नी ने लॉन से पाइप खींची और फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। पता नहीं उसे देखकर खींची या काम निपटा चुकी थी। कब तक बचेगी साली? जिस पर फोटो लेने जाने के संयोग को भी अमोल राय ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इंक्वायरी के अगले ही दिन नए सिरे से तिन्नी का अता पता और अपने पारिवारिक फ़ोटो में से तिन्नी की काटी गई फ़ोटो अपनी ओर से थाने में जमा कराए। तुर्रा ये कि जिन्हें आप इंक्वायरी के लिए भेजते हैं वे कौन से दूध के धुले हैं। सब इंस्पेक्टर ने आरोपी निगाह से दिलावर को बताया था। दिलावर कुड़ गया। अगले दिन गली में घुसते ही तिन्नी उसे सामने से आती दिख गई। सीधे हाथ में उसने एक थैला लटका रखा था। चुस्त मगन और मस्त दिलावर चट्ट पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। बाजार से लाए सौदा सुलभ का थैला जमीन पर रखकर अब वो पड़ोसी के छोटे लड़के के साथ गेंद खेलने लगी थी। उस किशोर द्वारा फेंकी गई गेंद को तिन्नी उचकती, फिर वापस फेंकती, फिर उचकती, फेंकती। तंग कुर्ते में कैद भराव उस उछलने के साथ उछलते और गिरते। दिलावर व्यग्र हो आया। अंततः गेंद तिन्नी ने फेंकी। लड़के के गाल को हल्का सा चपतियाया जैसे उसकी बड़ी बहन हो और थैला उठाकर चलती बनी। दिलावर इस झलक से तृप्त हुआ। उत्तप्त भी, पर तिन्नी को जाते देख लगा कोई चीज़ हथेली की पकड़ से फिसली जा रही है और वो ऐसा दर्शक जैसा खड़ा है, फुस्स का फुस्स, अनायक। अपने कंधों पर इस तरह के चेहरे की दिलावर को आदत नहीं है। रहा नहीं गया तो दोपहर झिझकते इरादा बनाते उसने घंटी टीपी। झिझक दिलावर के अपने लिए नई चीज़ है। उसने देख लिया था अमोल राय की गाड़ी नहीं है। वैसे भी दिन के 12 बजे कौन घर में होता है। कौन है? बालकनी से चेहरा झांका। मैं दिलावर हूँ बिटिया, दरवाज़ा खोल, इंक्वायरी करनी है। दिलावर ने रामरिक की तरह बोलने की कोशिश की। कर तो ली थी उस दिन। नहीं, नए ऑर्डर आए हैं। तिन्नी रुकी रही।
दिलावर प्रसन्न, शायद सोच रही हो अब तो वो जान पहचान का हो चला है, आते जाते रास्ता काटता है। पर उत्तर जो आया वो कुछ और था। तिन्नी वहीं खड़ी खड़ी जोर से बोली, इतवार को कर लेना। दिलावर कुढ़ गया। इस साले अमोल राय ने पढ़ा रखा है, कोई ताज्जुब नहीं, अपने ही लिए पटा रखा हो, बीबी को ट्रेनिंग पर भेज दिया, खुद मजे ले रहा है। दिलावर क्या समझता नहीं, दुनिया देख रखी है। एक बार ये चकमक हाथ लग जाए फिर ऐसी ऐश कराऊंगा कि भाग भाग कर मेरे कुन आएगी। कौन बड़ी सुच्ची बैठी होगी, क्या गजब का गदराया माल है। बालकनी के इस समय गुम होता चेहरा दिलावर को थोड़ा वहशी बना गया। कुछ और समझ में नहीं आया तो रामरिक के प्लॉट पर टहल गया। वो रामरिक का भरोसा करती है, उसके भरोसे के बिना तो वो घर की एक झर्री तक न खोलेगी। खुले में उसे धर दबाना असंभव जैसी बात है, वो भी अपनी गश्त के इलाके में। रामरिक खिली धूप में खुले प्लॉट के बीचों बीच एक खरखरी खाट पर बैठा था। पास में रानू का उपन्यास और फिल्मी कलियों का एक वर्का खुला पड़ा था। उसने केवल एक तहमत पहन रखा था और सरसों के तेल में हाथ डुबो डुबो कर वो अपनी बाहों के पुट्ठों पर मल रहा था और पुट्ठों की मछलियाँ उभार उभार कर आत्ममुग्ध हो रहा था। देखते ही दिलावर के मन में गंदी सी गाली उभरी, साला ये किस लिए अपने शरीर को सजाता धजाता रहता है। जोगियों की तरह लंगोट पहनकर बैठना है तो इस मलामली का क्या काम। क्यों भगत जी, दिलावर ने हाँक लगाई, ये बाके बाबू का सिंगार किस लिए चल रहा है। भोले बाबा के भगत को यह सब नहीं शोभता। क्या पार्वती देख रखी है। हम चाहें तो उसकी क्या कमी, पर यह जान लो कभी कोई हुई तो रामरिक की पार्वती ही होगी, नहीं तो कोई नहीं होगी। दिलावर सोच में पड़ गया। चोर दरवाजे से घुसने की ठानी। आज अमोल राय की गाड़ी धोई तुमने। हाँ। तिन्नी आई थी। हाँ, खाने का डिब्बा रखने। तुम्हारी बात हुई थी। होती रहती है, भोली है हिरनी जैसी। तुमने हिरनी देखी है। दिलावर के कान तप गए। किसने नहीं देखी, अपन तो जंगल के मानुस ठहरे। दिलावर में उस लंबे रास्ते पर ठिलने का ठहराव नहीं था, सीधा मुद्दे पर आ गया। तू तो अपना यार है, एक बात बता, क्या मिल नहीं सकती। कौन। रामरिक की पुतलियाँ चौगनी हो गईं। वही तेरी पार्वती। मेरी पार्वती। मेरी और नहीं तो क्या, वो पूरी तरह तेरे बस में है, तेरे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। यार हिलाना कोई पत्ता। सच कहता हूँ, जब से देखा है चित्त ठिकाने नहीं है, पर पट्टी भूल कर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। अब तू ही कुछ कर। दिलावर उसके एकदम निकट आ गया था। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह मेरी ही हो, कभी कभार तू भी दम लगा लेना। तेरी तो वहाँ पहुँच है और तेरे पास अलग अकेला जैसा ठिकाना भी है। राम देख सकते में, ये तू क्या बक रहा है, पुलिस में रहकर मुस्टंडा हो गया है। चुप पंडिताऊ, आगे मत बोलना नहीं तो बाजी उलट दूंगा। इसी इल्ज़ाम पर 2 साल चक्की पीसता नजर आएगा। ये भली चलाई, ना खुद खाओ ना दूसरों को खाने दो। मैं तुझसे सच बोल रहा हूँ, इसलिए आंखें दिखा रहा है। मैं ठान लूँ ना तो अंदर बैठी को गायब कर दूँ, तेरी चौकीदारी को सू तक ना लगे। रामरिक अंदर से ढीला पड़ गया। लगा ज़्यादा उमेट दिया तो चुप हो जाएगा, मन का मैल मन में रखेगा, पता नहीं लग पाएगा कि इसके मन में क्या है, आगे ये क्या करने वाला है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि ऐसी बातें दूसरे खतरों से खाली नहीं होती। कल को कुछ हो हवा गया तो तेरे सिर पड़ेगा, तब क्या होगा, तू ब्याह लेगा। बहुत खूब। दिलावर अपनी बाईं हथेली पर अपना बेंत फटकारते इधर उधर टहलने लगा। भगत जी, अभी तो एक दोधारी घर पर साबुत बैठी है, 3 बच्चियाँ जन चुकी है। वैसे देखो तो ये भी किसी बच्चिया से कम नहीं, बस गोद में ले लो और झुलाते रहो। तो फिर रामरिक ने ममत्व की इस कील को करने दिया। दिलावर आगे टहल गया, काबू में नहीं आया। मिलता हूँ फिर कहकर चौखट लांग गया। तब से रामरिक चिंता में है, पगा रहता है, वही सोचता रहता है। दिलावर ने उसके अंदर एक फुरफुरी छोड़ दी है, जिसके उत्ताप से दिलावर उसे सदा घात में लगा दिखाई देता है। नहा धोकर खाट पर लेटता है तो बंद आंखों के पीछे एक दहकता सा झरोखा खुल जाता है, जिसके दायरे में 2 पात्र दिखाई देते रहते हैं, तिन्नी और दिलावर, दिलावर और तिन्नी, आबद्ध, उत्तेजित, आत्मरत। अब कल्पना में अक्सर तिन्नी भी उसे उतनी निर्दोष और निरीह नहीं दिखती। चाहे अनचाहे शंका की नोक उधर मुड़ जाती है। उसकी कल्पना में कभी दिलावर तिन्नी को पा लेता है, कभी तिन्नी फिसल जाती है, कभी दबोचने भकोसने पर चीखती चिल्लाती है, कभी दरवाज़ा खोलकर उसे चुपके से घर में दाखिल कर लेती है।
यूँ देखा जाए तो राम रिक को तिन्नी के बारे में भी पता क्या है। कौन जाने तिन्नी ही उसके दिमाग में गड्ढमड होती जा रही है। तिन्नी को देखता है तो दिलावर की आंखों से देखता है। तिन्नी जैसे तिन्नी नहीं बल्कि कामना की एक वस्तु, कपड़े पहने हुए भी नंगी, दूर रहकर भी उपलब्ध, पार्वती होकर भी तिन्नी। अब वो किसी समय भी चैन से सो नहीं पाता, रात रखवाली में, दिन बेहाली में। अब वो पहले वाली मस्ती और हेकड़ी लुप्त होती जा रही है। इसी बीच जब भी दिलावर आया है, राम रिक के कंधे पर तगड़ी धौल जमाता गुर्राता रहा है। क्यों बे पंडित, अभी तेरी नींद खुली या नहीं, कि हर समय का तेरा बस वही पुराना हगना मुसना, कुछ तो आगे खिसको। राम रिक इस टहोके का अर्थ जानता है, पर सोंठ खींच लेता है। जल्दी से 2 ईंटों पर रखी अपनी एल्युमिनियम की केतली के नीचे की आंच बढ़ाने लगता है। बैठो बैठो, चाय तो पियो पहले, देखते हैं फिर। दिलावर शायद बहल जाता है। इधर 2-3 दिन से दिलावर अनुपस्थित है। राम रिक के चौकन्नेपन को ये स्थिति आरामदेह लगनी चाहिए, पर नहीं लग रही। उसे लग रहा है वो दिलावर को पल पल अपनी आँख की सीध में रखना चाहता है। पता नहीं किस उधेड़बुन में हो उसका काला कोयले सा मन। एवजी में आए सिपाही से पूछताछ की तो पता चला कोई बहुत बीमार हुआ है घर में, शायद उसकी बेटी अस्पताल में है, 1 सप्ताह की छुट्टी पर है। राम रिक को लगा कम से कम इन दिनों में वो चैन से तो सोएगा। दिलावर की तैनाती के क्षेत्र में कल एक नए स्कूल का उद्घाटन होने वाला है। शिक्षा मंत्री उद्घाटन करेंगे। म्यूनिसपैलिटी के कामगारों द्वारा स्कूल से जुड़ती सड़कों की सफाई करवाई जा रही है, चूना बुरका जा रहा है। दिलावर के लिए एकदम मनचाही बात है। उसे ऐसे मौक़ों पर आनंद आता है। हाथ में बेत घुमाते हुए कामगारों के पीछे पीछे चलते ए ओ की हाँक लगाना, ठोंकना, अपने जारी किए हुए हुक्मनामे की मुस्तैदी से तामील करवाना। ऐसे में वो अपने एरिया का राजा हो जाता है। उसे काम मिल जाता है, नहीं तो गश्त की नौकरी खासी भिन भिन भुन भुन है। जब तक कोई लफड़ा टंटा नहीं हो जाता मज़ा ही नहीं आता। और इधर तो मोहल्ले की गश्त में भी ढील होती गई है। छुटकी को हैजे की शिकायत क्या हुई कि एक पखवाड़े की तैनाती बदल गई। उस गली के स्मरण से ही तृष्णा तेज हो जाती है। कल के बाद निवृत्त होगा तो उधर जरूर जाएगा। राम रिक को ठकठकाएगा, साला पंडित अपने ही सिर ताज सजाए घूमता है। मतलब ना होता तो इल्ज़ाम लगाकर वो धुनाई करता कि याद रखता। शेखीबाज, चकाचक मलाई का शौकीन। गली के नाके तक टहल जाने की सोच ही रहा था कि दाएं को उठते छोटे से शोर ने उसका ध्यान भंग किया। गणेशी का उड़ता से चिल्लाना, बिलबिलाना उसने सुना। गणपत ने मौका पाते दरदरे चूने की मुट्ठी उसके मुंह पर फेंक दी थी। आँख को खतरा है ये तक नहीं सोचा। दिलावर जानता है दोनों की दुश्मनी इतनी पुरानी है कि उठते बैठते मौके ढूंढे जाते हैं। दिलावर ने गणपत को बालों से खींचते सीधे खड़ा किया और दाएं बाएं कंधे पर बारी बारी डंडा रसीद किया। गणपत निडर खड़ा रहा। उसकी ढिठाई को धुनाई की जरूरत है, ये सोचकर दिलावर ने पहले तो उसे धराशायी किया, फिर अगली चोट के लिए हाथ उठाया ही था कि गड़बड़ा गया। सामने से कोई दौड़ता चला आ रहा था बदहवास। अरे ये तो तिन्नी है। गली के मोड़ से निकलकर बजरी के ढेर को चीते की तेजी से फलांगती वो उसी दिशा में भागी चली आ रही थी। उसका एक हाथ अपने सीने पर बंधा था, दूसरा पैरों में अटक अटक जाती स्कर्ट की निचाई को झटकार फटकार रहा था। वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी और दौड़ रही थी, नंगे पैर हाँफती हुई बेतहाशा। पीछे कोई भी तो नहीं था। दिलावर ने ध्यान से देखा। उसे देखकर दिलावर की पुलिसिया वृत्तियाँ चौकन्नी नहीं हुई, एकाएक जम गईं। ऐसा कैसे? पर्दों में बंद तिन्नी ऐसे, इतनी खुली सड़क पर, इतनी अस्त व्यस्त, इतनी उपलब्ध। तिन्नी अब एकदम उसके निकट आन पहुंची थी। इतना तेज दौड़ने के श्रम को अपने छोटे से सीने में दबोचती उसकी सांस टूट रही थी, हफनी चल रही थी, चेहरा तपा हुआ लाल। दिलावर को देखते उसने एकाएक लपक कर उसकी बाँह पकड़ी। पकड़ी नहीं, जकड़ी और बिफरी। वो कौन है? एकाएक दिलावर के भीतर कुछ कौंधा और उसके भीतर एक लकीर सी खिंचती चली गई, गहरी और गहरी, जैसे किसी वहशी हाथों ने चाकू की नोक से उसे आर पार चीर दिया हो। एक तिलमिलाहट उसकी नस नस में चींटियों की तरह रेंगने लगी। ओए तेरी तो! एक भद्दी सी गाली उसके मुंह से निकलते निकलते रह गई। उसका एक हाथ तेजी से हवा में लाठी घुमाने लगा था और दूसरा अपने सीने की खो में गुम होते तिन्नी के सिर को समेट रहा था। तिन्नी कांप रही थी।
उसकी हिचकियाँ दिलावर के सीने में बज रही थीं लगातार। हिचकियों में लिपटते घुमड़ते वो के अस्फुट स्वर। वो कौन है? दिलावर जान रहा है। इस बारे में उसे कोई संदेह नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य कभी हुआ तो उसे अपने शरीर पर होगा, अपने हाथों पर, जो सीने से लगी तिन्नी को इस समय किसी आहत बच्चे की तरह पुचकार रहे थे, सहलाते जा रहे थे अनवरत। अभी आप सुन रहे थे राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी परतें। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।